भारत सरकार ने 2020 में यह प्रस्ताव किया कोविड के दौरान ही कि हमारी जो आपराधिक विधि है, आपराधिक विधि में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। 3 आपराधिक विधि है। एक को हम अभी कहते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता। दंड लिखा है, इसका मतलब इसमें दंड का प्रावधान है। जो अपराध हो रहे हैं, चोरी है, लूट है, डकैती है, बलात्कार है, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता में अपराध के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, परिभाषा भी दी गई है और इसके साथ साथ बचाव भी दिया गया है कि क्या कोई अपराध करके आप बचाव हो सकता है आपका। यदि आपने कोई काम जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में हो गया है, तो उसका बचाव है, उसके बारे में बताया गया है। या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला किया है और आपने बचने के लिए उसके ऊपर वार किया है, तो उसको वो आपका पूरा बचाव है। इसके बारे में कहां प्रावधान है? इंडियन पेनल कोड। अब एक जो है, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका मोबाइल किसी ने छीन लिया, तो क्या हुआ? ये अपराध हो गया। अपराध के लिए एफआईआर कहां दर्ज होगी, कौन दर्ज करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? मान लीजिए पकड़ा गया है, सीसीटीवी फुटेज में आ गया है अगर, तो कैसे पकड़ा जाएगा, कब अरेस्ट किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, किस कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में कैसे ट्रायल चलेगा, कब दंड मिलेगा, कब छोड़ा जाएगा, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया बताई गई है कि दूसरी विधि में, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। पहले को क्या कहते हैं? जिसमें अपराध बताएगा उसको क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता या आईपीसी। ठीक है। दूसरे में प्रोसीजर बताया गया, कोर्ट कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे, उसको हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इन दो के साथ साथ जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा है, तो उसको साबित करने के लिए सबूत देना होता है। यह मोबाइल फोन मेरा ही है, मोबाइल फोन इसने मेरा छीना है, छीनने के कारण मुझे चोट भी लग गई है, वो छीन करके वहां भाग गया है, ये मोबाइल फोन जो है, इस मोबाइल फोन को उसने किसी और को बेच दिया है, या इस मोबाइल फोन का दुरुपयोग किया उसने। ये सारी चीजों के लिए सबूत होने चाहिए। ये सबूत के लिए भी एक कानून अलग से है, उसको क्या कहते हैं हम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पहला हो गया अपराध। अपराध क्या होगा तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सीआरपीसी, और उसको साबित करने के लिए एविडेंस। ये 3 जो है हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सेंट्रल पिलर्स हैं। एक 1860 में बना है, एक 1973 का है, और तीसरा जो है 1872 का है। इसलिए भारत सरकार ने यह सोचा कि चूंकि कानून पुराने हो गए हैं, कुछ कानून 1860 का कानून तो 160-70 साल पुराना हो गया, 1872 का कानून भी जो 19वीं सदी का कानून है, हम 21वीं सदी में आ गए, और एक 1973 का कानून है, वो भी 20वीं सदी का कानून था, तो 21वीं सदी में आ गए। और 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिसको हम तकनीक क्रांति कहते हैं। तो इसलिए इन 2 कारणों से, एक तो कानून पुराने हो गए हैं, और दूसरा परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, टेक्निक आ गई है, इसलिए कानून में बदलाव की जरूरत लोगों ने महसूस की। और इसलिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने अपना कानून दिया, बताया कि यह कानून कैसे बनना चाहिए। उसको फिर एक और विश्वविद्यालय को दिया गया, उस विश्वविद्यालय की में भी कमेटी बनी, उस कमेटी ने भी कानून को बनाया, बताया कि इस कानून को इस प्रकार बनाना चाहिए। उसके बाद 2023 में इसको संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद भी संसद में एक संसदीय समिति होती है, जिसमें संसदीय सांसद होते हैं, मेंबर होते हैं, वो उस पर विचार करते हैं। ये कानून तीनों फिर उस संसदीय समिति के पास गया, संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद यह कानून संसद में आया, वहां पर बहस हुई, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित किया, और 2023 में 25 दिसंबर को उस पर राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए। अब यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है।
ये 3 कानून, ये इस 3 कानून की पृष्ठभूमि है। अब जो नया कानून आ रहा है उसके नाम में थोड़ा बदलाव है। आईपीसी का नाम बदल के किया गया है भारतीय न्याय संहिता। पहले हिंदी में उसका नाम था इंडियन पेनल कोड, इंग्लिश में नाम था इंडियन पेनल कोड, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाता था भारतीय दंड संहिता। अब इसका नाम किया गया है भारतीय न्याय संहिता, पर अंग्रेजी और हिंदी में एक ही नाम है। यह खास बात है, अंग्रेजी और हिंदी में एक ही नाम है। इन भारतीय न्याय संहिता को इंडियन जस्टिस कोड नहीं कहा गया, भारतीय न्याय संहिता कहा गया। जो सीआरपीसी थी उसको बदल करके किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले का शॉर्ट फॉर्म हो गया बीएनएस, दूसरा का शॉर्ट फॉर्म हो गया बीएनडबलएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरे का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हिंदी में भी वही नाम है और अंग्रेजी में भी वही नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो 2023 सबके आखिरी में 2023 ये 3 कानून बनकर अब तैयार हो गए हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं। अब हमारे दिमाग में पहली बात यह आती है कि क्या इन कानूनों को जानना हमारे लिए जरूरी है? हम कोई संस्कृत के विद्यार्थी हैं, कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, लॉ का विद्यार्थी इस कानून को जाने? क्या हमारे लिए कानून जानना जरूरी है? तो जैसा कि सर ने कहा है कि जो कानून की जानकारी है, संविधान हमारा है, ये जानना हमारा कर्तव्य भी है। और कानून की जानकारी हमको ताकतवर भी बनाती है, हमको एम्पावर भी करती है। पर इस 2 के अलावा एक और कारण है, वो कारण है कानून में एक सिद्धांत काम करता है। उस सिद्धांत का नाम है कि जो कानून है वो सबको मालूम है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम दैट लॉ इज नोन टू एवरीवन। वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, ये एक प्रिजम्पशन है। इस प्रिजम्पशन के कारण यह जरूरी है कि इस कानून को हम सब लोग जानते रहें। तो इसलिए भी यह जरूरी है कि कानून के बारे में हमें जानकारी मिले। तो पहली बार हम लोगों ने पहली बात जो देखी वो देखी कि इस कानून की पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि कानून को बदलने की क्या कोई जरूरत थी कि नहीं थी, ठीक है। और तीसरा कि इस कानून को हम लोग कानून के विद्यार्थी नहीं है तो भी क्या जानना जरूरी है? 3 कारणों से जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कानून को जानकारी, हम देश में रह रहे हैं तो वो इसलिए जरूरी है, दूसरा इसलिए कि एम्पावर करती है, और तीसरा ये कि कानून ये मानता है कि हम सबको कानून की जानकारी है। प्रिजम्पशन है ये प्रिजम्पशन है। आप जैसे मान लीजिए कि आप यहां से चले गए, कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में वहां का कोई राज्य का कानून है, वो लागू होता है। आपने कोई ऐसी बात कह दी, जैसे कह दिया गया कि 10 बजे के बाद इस सड़क से नहीं जाना है। ये कन्नड़ भाषा में वहां लिखा हुआ है, ये सड़क जो है, इस सड़क से 10 बजे के बाद नहीं जाना है, ये सेंसिटिव एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है, आप जाएंगे तो आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। आपके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। आपने कहा कि भाई हम तो बाहर से आए हैं, हमें तो कानून नहीं पता है। दूसरी बात है, आपने किस भाषा में लिखा है? हम कन्नड़ भी नहीं जानते हैं, तो क्या आप हमको इसके लिए दंडित करेंगे? आंसर इज यस। दिस सीम्स लिटिल arbitrary, this seems little weird, but this is the fact, not only in India but all over the world. You go to France और फ्रेंच में कुछ लिखा है जो गैर कानूनी है, आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि आप वो कानून जानते हैं। यह प्रिजम्पशन सारे वर्ल्ड में लागू है। ये क्यों लागू है, ये एक बड़े दूसरे तरह का विषय है, लेकिन यह प्रिजम्पशन लागू है, ठीक है। इसलिए हमें यह कानून जानना चाहिए। अब हम आते हैं इसमें कि ये तो अब हम एक सामान्य कंपैरिजन जो कर ले हम कि कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो कानून में एक तो कानून का नाम बदल गया है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं रखा गया है।
भारतीय न्याय संहिता को इंडियन जस्टिस कोड कह सकते थे, लेकिन सरकार ने और संसद ने बाद में इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रखा है। ठीक है, पहले तो देखिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में केवल एक ही शब्द का फर्क है। कौन सा शब्द है? तो दंड को हटा करके क्या किया गया है? क्या इससे कोई 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 सरकार का कोई मैसेज है किसी के लिए? दंड के बदल के कि हमने न्याय कर दिया है, इसमें क्या छिपा हुआ है? इसमें छिपा हुआ है, हाँ, न्याय, हाँ, ये पॉजिटिव सेंस में है। तो हमारे जो है, जो अधिकारी शासन प्रक्रिया में लगे हैं, मुख्य रूप से 3 तरह के अधिकारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लगे हैं। एक है पुलिस अधिकारी, एक है न्यायालय के अधिकारी और तीसरे है प्रिजन के अधिकारी। तीनों के लिए आदेश है कि आपको दंड नहीं देना है, आपको क्या करना है? ये एक बहुत ही उच्च कोटि की सोच है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, हम उसके लिए भी ये भाव नहीं है हमारे मन में कि उसको दंड देना है। हमारे मन में क्या भाव है? उसके प्रति भी न्याय करना है। अपराध उसने क्यों किया है, क्या उसमें कोई सुधार कर सकते हैं हम? ठीक है, ये भाव है, ये भाव पहले से रहा है। जो लोग अपराध शास्त्र के विद्यार्थी हो, समाज शास्त्र के विद्यार्थी हो, वो लोग जानते होंगे कि सुधारात्मक जो थ्योरी है, जिसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं, वो हमेशा से ही उसकी वकालत की जाती रही है कि समाज का सुधार अगर करना है तो सुधारात्मक थ्योरी से होगा। दंड तो उसका एक छोटा सा मीन्स है। ऐसा नहीं है जब कहा गया न्याय दिया जाएगा तो उनको दंड नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति मर्डर करेगा उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य सजा देना नहीं है। क्या करना है? तो एक तो ये परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा परिवर्तन यह है कि हम ट्रांसलेशन करते थे। तो अनुरागदीप मेरा नाम है, तो क्या मेरे नाम को अंग्रेजी में द लाइट ऑफ लव लिखा जाए? ये ठीक रहेगा? किसी का नाम सरिता है तो क्या उसका नाम हम रिवर लिख दें क्या? किसी का नाम गगन सिंह है तो क्या उसका नाम स्काई लायन लिख दें? नहीं लिख सकते ना। यही फिलॉसफी यहां काम कर रही है। भारतीय न्याय संहिता को इसलिए हिंदी में भी जो कहा गया वही अंग्रेजी में कहा गया है। कभी कभी आप पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति की है। आप इस आपत्ति को इस दृष्टिकोण से देखिए कि जो बदलाव किया गया है उसमें आप जैसे नाम का परिवर्तन नहीं करते, ट्रांसलेशन, ये स्पेशल नाम है, इसलिए इन नामों का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो शब्द है भारतीय, पहले में भी भारतीय लगा है, दूसरे में भारतीय लगा है, तीसरे में भारतीय लगा है। ठीक है, मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा बंगला में भी भारतीय शब्द का इस्तेमाल होता है, तेलुगु में भी भारतीय होता है, उसको भारता कहा जाता है, तमिल में भी भारतीय वर्ड का इस्तेमाल होता है, मलयालम में भी भारतीय शब्द है, कन्नड़ में भी भारतीय शब्द है, मराठी में भी भारतीय शब्द है, नेपाली में भी भारतीय वर्ड कहा जाता है, यहां तक कि उर्दू में भी हिंदुस्तानी और भारतीय दोनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भारतीय शब्द ऐसा है जो देश के भिन्न भिन्न भाषाओं में बोला जाता है, ये तो अच्छी बात है कि हम अपने देश की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। और भारतीय शब्द वास्तव में हिंदी का शब्द नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि आलोचना करते हैं कि इसको जो इसकी हमारे ऊपर हिंदी थोप दी गई है। ये शब्द तो तीनों शब्द संस्कृत के हैं, और संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। वास्तव में ये नेशनल इंटीग्रेशन का परिचायक है। इंस्टीट्यूट ऑफ हम इंडियन कहें, हम भारतीय कहते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन का एक परिचायक है, क्योंकि देश की हर भाषा में ये शब्द मिलते हैं। तो पहला जो मैं चाहता था कि आप अगर इसको अध्ययन करें और जाने, तो पहले तो यह कि इसके शब्द को लेकर चर्चा होती है, तो आप इसका इस प्रकार से अपना विनम्रतापूर्वक अपनी बात इसमें रख सकते हैं। अब ये जो नाम में परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन जो है उपनिवेशवाद को, जिसको कोलोनाइजेशन हम कहते हैं, जो दास्ता है, उस दास्ता की समाप्ति की दिशा में एक और कदम है। 1947 में तो हमने दास्ता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और देश आजाद हो गया। लेकिन देश की जो आजादी है, उस आजादी के साथ साथ और भी चीजें आजाद होनी थी। हमें भाषा की जो गुलामी थी उससे आजाद होना था,
हमें जो है हमारी जो मानसिकता थी, मैकाले मानसिकता, उससे भी आजाद होना था। उसके लिए प्रयास तभी से किए गए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए, प्रयास किए गए, और प्रयास इतनी 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 उसमें जो त्वरा होनी चाहिए थी, उसमें जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। तो अब ये एक सुधार है, डीकोलोनाइजेशन की ओर एक और कदम है। मैं कुछ आपको सेक्शंस भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार वो धाराएं हैं, वो धाराएं किस प्रकार की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी जो है 169 169 धाराएं हैं, और उसके साथ साथ पीछे 2 शेड्यूल जोड़ दिए गए हैं। शेड्यूल में कुछ फॉर्म लगा दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट है अभी का चल रहा है, जो 30 जून तक चलने वाला है, इसमें 167 धाराएं हैं। 2 नई धाराएं जोड़ी गई है, 5 धाराओं को हटा दिया गया है, और 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। ये इतना बदलाव हुआ है। जो जरूरी बदलाव है वो किए गए हैं। अब आपको मैं बताता हूं सेक्शन 82 जो अभी है, पीपीटी नहीं है, मैं पीपीटी में दिखाता आपको, लेकिन 82 क्या कहता है? 82 कहता है एक जगह, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। भाई देश को आजाद हुए तो 70-75 साल हो गए, अभी भी इंग्लैंड और आयरलैंड से हमें क्या मतलब है? ये कानून बना था 1872 में, तो हम इंग्लैंड के गुलाम थे, तो इंग्लैंड के बारे में कानून थे, वो अभी भी चल रहे हैं। इसलिए इसको 82 को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। एक और प्रैक्टिकल काम किया गया, उस पर बाद में आएंगे। 113 है, अभी जो 113 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें एक जगह प्रावधान किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको पता है जब भारत का संविधान 1950 में बना था, उसके आर्टिकल 395 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज रिपील्ड। रिपील माने क्या होता है? खत्म कर दिया गया है। भारत के संविधान ने 1950 में कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म कर दिया गया है, पर साक्ष्य अधिनियम में अभी तक भी इसको ढोते आ रहे हैं। सर ने बताया कि संविधान सबसे बड़ी विधि है, तो ये ढोने की क्या जरूरत है? तो ये जो है, ये जाने अनजाने हमसे ये गलती 70-75 साल तक होती रही। हम अंग्रेजों की उन विरासत को लेते रहे जिसका कोई जरूरत हमारे लिए नहीं थी। लॉ में जो है, जो यूज किया जाता है शब्द बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील, ये एविडेंस एक्ट में सेक्शन 23 में यूज किया गया है। हमारे यहां बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी करके कोई शब्द नहीं है, हमारे यहां एडवोकेट वर्ड केवल यूज होता है। ये जो शब्द यूज होते हैं ये इंग्लैंड में, अमेरिका में यूज होते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसको भी अमेंड कर दिया गया है। उसके बाद अगर 37 पे आए, वहां भी यूनाइटेड किंगडम वर्ड यूज हुआ है, लंदन गजट यूज हुआ है कि लंदन गजट जो होगा वो प्रस्तुत किया जाएगा। अरे भारत में कोई लंदन गजट क्यों प्रस्तुत करेगा भाई? जब 1872 में कानून बना था तो लंदन गजट प्रस्तुत करना पड़ता था। तो इस प्रकार इसमें कई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और कितने प्रोविजन है। तो इस प्रकार इनमें से कई प्रोविजंस जो ऐसे थे जो पुरानी जो बातों को जो अननेसेसरी थी उसको हटा दिया है। एक प्रैक्टिकल काम हुआ है, और उस प्रैक्टिकल काम के पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने टेलीग्राम का नाम सुना है? कोई बताए मुझे पीछे से, टेलीग्राम का नाम कहां सुना है आपने? और बिना घबराए बताना है, यहां तो कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है? और आप ये भी नहीं है कि आप जो है 12 लाख पे है और 7 लाख पे आ जाएंगे, ये भी नहीं है, ठीक है? तो बताइए टेलीग्राम का नाम कहां सुना है किसी ने? यूट्यूब में आपने टेलीग्राम का नाम सुना है। क्या होता है टेलीग्राम? मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। और कोई? हाँ, टेलीग्राम 2 कॉन्टेक्ट यूज होता है। आज तो मैसेजिंग ऐप है, और पहले भी हम टेलीग्राम का यूज करते थे, मतलब पुराना एक टाइप से मैसेजिंग। क्या होता था उसमें टेलीग्राम में? टेलीग्राम हम भेजते थे टेलीग्राम। हाँ, तो क्या था कि पुराने समय में हमारे पास तत्काल मैसेज भेजने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो टेलीग्राम एक मैसेज भेजने का तरीका था। जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी भेजने में समय लगता है, तार जिसे कहते हैं, तार भेजना, तो टेलीग्राम भेजा करते थे। कोई अर्जेंट कोई बात होती थी, किसी का कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई घटना घट गई है, तो हम टेलीग्राम भेजा करते थे। वो टेलीग्राम अब कोई नहीं भेजता। और देखिए, आपकी बात से लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में बैठे हुए व्यक्तियों में से शायद ही कोई हो जिसने कोई टेलीग्राम भेजा हो पिछले 20 सालों में। ये प्रावधान सेक्शन 88 में ऑलरेडी है, अभी भी है। इसको हटा देना चाहिए था, क्योंकि अब यूज नहीं होता ये।
हम लोगों ने हटाया नहीं। अब इसमें किया गया है कि टेलीग्राफिक मैसेज के बारे में जो प्रावधान है उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है, ये साक्ष्य अधिनियम में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कई प्रावधान हटाए गए हैं। नया जो परिवर्तन हो गया है, हम क्या करते थे पहले, किसी को पुराने जमाने में क्या करते थे, किसी को अगर कोई धमकी देनी होती थी तो हम वर्बली बोल देते थे, और क्या करते थे, उसके कमरे के पास लाकर कुछ लिख देते थे, लिख करके टांग देते थे कि तुम्हें 2 दिन बाद तुमको जो है तुम्हारे बच्चे को उठा लिया जाएगा, या कुछ उसको नीचे से लिख करके लकड़ी से डाल दिया, उसका फिल्मों में यूज होता था। आजकल क्या सिस्टम है, आजकल लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप अब एविडेंस के रूप में कैसे प्रेजेंट होगा? जो जब व्हाट्सएप में मान लीजिए किसी ने आपको गाली लिखकर भेज दी, किसी ने आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, किसी ने आपको कोई फेक मैसेज दे दिया है, फॉर्ज मैसेज भेज दिया है, आप उसका एविडेंस के रूप में कैसे देंगे? तो जब ये मामले कोर्ट के पास जाते थे तो कोर्ट कहती थी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करें, ये उनका डिस्क्रिशन था। डिस्क्रिशन का ये अर्थ नहीं है कि वो मना ही कर देते थे, वो स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि पहले भी परिवर्तन करके 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित हुआ था, तो उसके द्वारा परिवर्तन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डाला गया था, लेकिन उसमें कई तरह की क्लैरिटी नहीं थी। नए अधिनियम में साफ साफ कह दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी साक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड में छोटा सा फर्क है, ठीक है। आपने जो ईमेल किया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, आपने ईमेल का फोटो खींच लिया वो डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, इतना ही छोटा फर्क, और दोनों जो है अब एविडेंस के रूप में स्वीकार्य है। तो ये जो है नया परिवर्तन किया गया है। धारा 6 में एक परिवर्तन किया गया है कि ये जो हमारा कानून बना था उसमें कई जगह पर मैन शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि इफ ए मैन कमिट्स एन ऑफेंस, ऑफेंस तो मैन और वुमेन दोनों कमिट कर सकते हैं, चोरी का अपराध जो है मैन भी कर सकता है, वुमेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ जगहों पर मैन शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको बदल करके पर्सन किया गया है, तो ये जेंडर न्यूट्रल किया गया है, तो ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है, ये थोड़ा आसान बनाया गया है। कानून की भाषा हम जानते हैं कि सख्त होती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, लॉ के जानकार लोगों को भी कई बार समझ में नहीं आती लॉ की भाषा, क्योंकि बहुत सख्त होता है। तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 6 में, वो भाषा है रेविस्ट। रेविस्ट का सीधा मतलब है रेप, पर रेप वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो अब रेप वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो ज्यादा सरल भाषा हो गई है। आपको डिक्शनरी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, या गूगल में जाके देखने की रेविस्ट का क्या मतलब है, तो सरल भी किया गया है। तो पहला हमने देखा कि डीकोलोनाइज किया गया, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जो इररिलेवेंट चीजें थी, टेलीग्राम, अब उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी, उसको हटाया गया, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि उसको जेंडर न्यूट्रल किया गया, पर्सन वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में भी वाइफ वर्ड को हटा के स्पाउस वर्ड किया गया है। सेक्शन 23-27 में पहले वाइफ वर्ड केवल यूज हुआ है, अब उसको स्पाउस किया गया, हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर किया गया है। वहां भी पर्सन वर्ड में वहां जेंडर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मैन और वुमेन को हटा करके जेंडर वर्ड इस्तेमाल किया गया है भारतीय दंड संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता में। और चौथा क्या परिवर्तन हुआ है, रेविस्ट, मतलब जो कठिन शब्द थे उसको बदल करके सरल शब्द किया गया। तो ये सामान्य बातें थी जो कि मैं आपसे कहना चाहता था, और ये हो गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात। बहुत सारी बातें कहने को है, पर मैं अब दूसरे विधि पे आता हूं। दूसरा विधि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मैं इस पे आने के पहले आपके मन में कोई सवाल हो जो भारतीय साक्ष्य विधि के बारे में पूछना चाहते हो, कोई बात आपके मन में आई है कि साक्ष्य विधि के बारे में नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने सवाल नोट करके रखें, हम बाद में ही बात करेंगे। हाँ, अलग अलग लोगों के फोन से किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज किए थे, और उसके बाद काफी लोगों के मन में डाउट्स थे कि क्या हमारा डेटा मिसयूज हो सकता है या काफी चीजें हैं, बट उस टाइम पर उसका कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया गया था, और लोगों को लगा कि शायद कोई ये किसी का मुझे जस्ट मैसेज कर देना, और वो भी उनकी परमिशन से फोन लेकर के फिर मैसेज करना, शायद कोई प्रोमिनेंट एविडेंस नहीं होगा। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इसको एविडेंस नहीं माना जाएगा, या मैसेज अगर डिलीटेड है तो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा? दो प्रश्न है आपके। एक तो यह है कि क्या किसी का मैसेज लेकर
हम मैसेज हम करते हैं तो वो एविडेंस माना जाए कि नहीं, और डिलीट हो गया तो एविडेंस है कि नहीं, दोनों एविडेंस है। डिलीटेड मैसेज भी जो रिकवर कर लिए जाते हैं, हाँ, और वो रिकवर हो जाते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो करते हैं। दूसरा है कि किसी के मैसेज से कोई भी चीज भेजते हैं वो एविडेंस है। अब वो हो गया है, चाहे वो किसी के फोन से गए हो, वो एविडेंस है। उसको साबित करना पड़ेगा कि ये फोन नंबर किसका है, ठीक है, ये बात जरूर है, लेकिन वो एविडेंस है। नहीं, विथ परमिशन भेजा गया है, हाँ, फिर भी अगर कोई व्यक्ति विथ परमिशन, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका फोन नंबर आपके परमिशन से ले लिया और उस फोन नंबर से ए नाम के व्यक्ति को गाली दे दी, तो आपने परमिशन दी थी फोन का यूज करने की, गाली देने की थोड़ी परमिशन दी थी, ठीक है, तो वो तो फिर अपराध मेरे खिलाफ दर्ज होगा, और वास्तव में वो अपराध आपके खिलाफ भी दर्ज होगा क्योंकि फोन आपका है। ध्यान रखें, आप ये जरूर कह सकते हैं, जिसको हमने कहा कि डिफेंस ले सकती हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैंने तो फोन इनको दिया था। तो सबूत जो है यहां इस प्रकार के काम करते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। हम आते हैं दूसरे पे। दूसरी संहिता हमारी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको ध्यान होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस काम के लिए है? क्या इसमें अपराध की चर्चा की गई है? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराध की चर्चा है? नहीं, ट्रायल की चर्चा है। अपराध की चर्चा तो आखिरी में जो करेंगे वो है। पहले में सबूत कैसे होगा, साक्ष्य कैसे होगा, यह बताया गया है। यह है एफआईआर कैसे दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कब अरेस्ट होगा, कब बेल मिलेगा, कोर्ट में कैसे जाएंगे, कब उसका जो है उसका कन्विक्शन होगा, कब उसका एक्विटल होगा, कितनी सजा देंगे, ये सब बारे में चर्चा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। पहले क्या नाम था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहले ही कौन सा वर्ड था? अब पुलिस को यह लगता था कि जो जितना आदमी हमारे पास आया है, एफआईआर दर्ज हुई, सब क्या है? कुछ उसमें से अपराधी, कई संख्या में अपराधी होते थे, पर कई इनोसेंट भी होते थे, ठीक है, और कई ऐसे भी हो सकते थे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध नहीं किया हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब सड़क जो है पे वाहन चल रहा हो और आप सड़क पार करते हैं चलते हुए वाहन में, तो आप एक अपराध करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में मना किया गया है। ये आपने ऐसा किया है कि नहीं किया आज तक? कभी सैकड़ों बार किया होगा, रोज करते हैं, रोज करते हैं। आप नो पार्किंग लिखा हुआ है, आपने लगा दिया है, मोटर व्हीकल एक्ट में अपराध है वो, लीजिए। तो पुलिस की नजर में क्या है आप? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बदला गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पुलिस का काम क्या है? नागरिक की सुरक्षा करना। कोर्ट का काम क्या है? नागरिक की सुरक्षा करना। प्रिजन ऑफिसर का काम क्या है? नागरिक की सुरक्षा करना। जेल में आया है लेकिन नागरिक तो है ही वो, अपराधी है तो अपराध के लिए सजा मिलेगी, उसके लिए लॉ है, उसको सारी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन खाना दोगे कि नहीं दोगे उसे? आप पानी दोगे कि नहीं दोगे? सोने दोगे कि नहीं दोगे? परिवार से मिलने दोगे कि नहीं दोगे? तो नागरिक की सुरक्षा। आप देखिए संसद का भाव क्या है कि हम इस नाम के द्वारा परिवर्तन करना चाहते हैं कि उनका जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम में एक लॉन्ग रन में सोचा जा रहा है कि आपका काम नागरिक की सुरक्षा करना है। ये भाव आपने, अपराधी के साथ आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा संहिता ये 2023 बनी है। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। अभी 484 जो सेक्शंस लिखे होते हैं उसको हम धाराएं कहते हैं, सेक्शन। और अभी अब बढ़ करके वो 531 हो गए हैं, नए वाले में 531 हो गए हैं, 1 to 531। 9 जो प्रोविजन है उसको डिलीट किया गया है, 9 प्रोविजन को ऐड किया गया है, 160 प्रावधानों को सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है 160 प्रावधानों को, ठीक है। बेल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसको डिफाइन कर दिया गया है। पहले बेल डिफाइन नहीं था, अब डिफिनेशन दे दिया गया कि बेल का क्या माने हैं, तो आम आदमी के लिए भी समझना सरल हो गया है। अब एफआईआर से शुरू करते हैं, 1-2 इलस्ट्रेशन दूंगा, फिर भारतीय न्याय संहिता पे आ जाऊंगा मैं। एफआईआर वो चीज है जो सबसे पहले, जब कोई अपराध होता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर का प्रावधान पहले 154 में था, अब ये 173 में आ गया है। BNSS में ये 173 में आ गया है। एफआईआर का मतलब क्या है? एफआईआर का मतलब है जहां भी कोई अपराध की कोई घटना हुई है या ऐसा अपराध होने वाला है, दो लोग प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दी जाती। पुलिस को सूचना कौन देगा? कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही सूचना दे, ठीक है। और आप खुद भी सूचना दे सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं,
आपने देखा दो लोग लड़ रहे हैं, आप तुरंत पुलिस को फोन कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी भी है, आपका राइट भी है, तो पुलिस को सूचना दे सकते हैं। पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जो है आप गाजियाबाद से निकले और दिल्ली में इंटर कर गए और फोन लगाया और फोन लग गया, या आप थाने पे चले गए दिल्ली के, बोले क्या बात है, बोले गाजियाबाद से मैं अभी आ रहा था, एक मेट्रो से आ रहा था या गाड़ी से आ रहा था, देखा कि वहां दिलशाद गार्डन के पास जो है वहां पर 4 लोग आपस में बहुत तेज झगड़ा कर रहे थे, उनके पास रॉड था, उनके पास जो है चेन थी, कोई बड़ी घटना हो सकती है, आप जल्दी देखिए। तो पुलिस वाले ये कहते थे कि भाई ऐसा है, ये घटना तो गाजियाबाद में हुई है, अब ये मामला हम गाजियाबाद में ही दर्ज कराएंगे, दिल्ली में मामला दर्ज नहीं होगा। 173 में प्रावधान कर दिया गया है 0 एफआईआर। 0 एफआईआर का मतलब है कि अपराध की सूचना किसी भी देश के किसी भी थाने में दी जा सकती है, जहां घटना घटी है वहां देने की जरूरत नहीं है। यह प्रावधान सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह बात कही थी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 0 एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कुछ सरकारों ने इसके बारे में सर्कुलर भी निकाल दिया था, गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकाला था, लेकिन अब ये स्टैट्यूट में आ गया है, अब ये कानून का पार्ट हो गया है। अब आप दिखा सकते हैं उसको कि देखिए 0 एफआईआर लिखा है, इसका मतलब है कि मैं देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, गांव में माता जी है, वो वहां से फोन करती है कि बेटा बगल वाले जो है बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, तो अब माता जी तो थाने में नहीं जा सकती तुरंत, आपने यहां एफआईआर दर्ज करा दिया कि भाई सहरसा में, वो सासाराम में या गुवाहाटी में या श्रीनगर में ऐसी घटना घट रही है। अब ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि 0 एफआईआर आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। दूसरा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। थैंक यू। इनके पास वो मशीन है जो बताती है कि मन में क्या चल रहा है। दूसरा है, अब एफआईआर, अभी तक एफआईआर दर्ज करने के लिए कैसे जाते थे हम पुलिस थाने में जाते थे, एफआईआर दर्ज होती थी। एफआईआर दर्ज करने के बारे में एक बात हम लोग सबको जानना चाहिए, क्योंकि आप यंग लोग हैं। हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख के पुलिस को देते हैं। पुलिस पहले तो लेती नहीं है, लेकिन कई बार क्या करती है, पुलिस आपके एप्लीकेशन पे मुहर लगाकर आपको वापस कर देती है। हम सोच लेते हैं एफआईआर दर्ज हो गई, वो एफआईआर नहीं है। एफआईआर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में अभी कंप्यूटर से दर्ज करते हैं और उसकी एक कॉपी आपको देते हैं, ठीक है, वो एफआईआर होता है। तो अब क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। आप फोन भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, और वो करेक्ट आदमी के पास पहुंचना चाहिए। आपको मेल पता होना चाहिए, उनकी मेल आईडी क्या है, फोन नंबर सही पता होना चाहिए, एसएमएस पता होना चाहिए, आपको व्हाट्सएप नंबर उनका पता होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी अपनी डिटेल दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब आपको पुलिस थाने में तुरंत जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस उस एफआईआर को तो रखेगी अपने पास, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको वहां पहुंच के उसको साइन करना होगा कि ये एफआईआर, ये घटना मेरे साथ हुई है, ताकि जो है कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना करे, अनावश्यक किसी के ऊपर झूठे आरोप ना लगा दे। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत आवश्यक है, कौन सा व्यक्ति इंफॉर्मेंट है, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। तीसरी बड़ी बात यह की गई है, एफआईआर आपने किया, एफआईआर की कॉपी आपको फ्री में पाने का अधिकार है। अभी भी आप अगर अपने जो लोग इस सिस्टम में जाते हैं, बात करते हैं, उनको पता है कि पुलिस थानों में कई बार लोगों को एफआईआर की अपनी कॉपी पाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि लो इतने पैसे दो, एफआईआर कॉपी लो। ठीक है, कानून में प्रावधान यह है कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसको एफआईआर की कॉपी फ्री में मिलनी चाहिए। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन यह हुआ है कि ना केवल इंफॉर्मेंट को, सूचना देने वाले को, बल्कि विक्टिम को भी उसकी कॉपी फ्री में मिलेगी। और विक्टिम और इंफॉर्मेंट 2 व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी यहां गिरा हुआ पड़ा हुआ है, खून लगा हुआ है, चोट लग गई है उसे, आप जल्दी में हैं, आपको परीक्षा देने जाना है, अभी क्लास है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहां पर हम खड़े हैं जेएनयू गेट के पास, अभी देखिए यहां पर एक आदमी गिरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है इससे लूट की घटना हुई है, क्योंकि खून गिरा हुआ है, पर्स यहां फेंका हुआ है इसका। आप क्या हो गए, इंफॉर्मेंट हो गए, और जो व्यक्ति पड़ा है वो क्या है, विक्टिम हो गया है।
इंफॉर्मेंट को एफआईआर की कॉपी फ्री में मिलने का प्रावधान पुरानी संहिता में ऑलरेडी है, सीआरपीसी में। अब वो विक्टिम को भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले विक्टिम को उसके लिए बात करनी होती थी कि भाई देखिए ये हमें भी कॉपी दीजिए। कॉपी इसलिए दीजिए कि भाई हम पता करेंगे कि आप क्या प्रोग्रेस चल रहा है, इसमें क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब विक्टिम को भी एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। ये जो है 3 एफआईआर से जुड़े प्रावधान है। गिरफ्तारी पर जो है आपके क्या अधिकार हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम सभी लोग घबराते भी हैं और हमको जानना भी चाहिए। अगर हम जानते रहेंगे तो घबराएंगे नहीं। ये प्रावधान अब हो गया है सेक्शन 47 में। जो नई सीआरपीसी आ रही है उसमें सेक्शन 47 में प्रावधान हो गया है। गिरफ्तार अगर कोई पुलिस को गिरफ्तार करने का, सब मामले में नहीं, जो सुटेबल मामले हैं उस पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, गंभीर मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पर गिरफ्तार करने के बाद आपको ये राइट है जानने का कि मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, गिरफ्तारी का आधार क्या है, केवल अपराध ही नहीं। भाई ए ने कह दिया कि अनुराग दीप ने चोरी की, तो क्या आप आगे मुझे पकड़ लेंगे? आप बताएंगे कि नहीं, आपके बारे में कहा गया है कि आपने फला आदमी का जो है वो एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया है और उसके सीसीटीवी में आप दिख रहे हैं फोन लेते हुए, इस आधार पे मैंने आपको पकड़ लिया है। तो आपको ऑफेंस बताना है, आपको कुछ बताना है कि हाँ एफआईआर दर्ज हुई है, मिस्टर सो एंड सो ने एफआईआर दर्ज की है, ठीक है। 2, तीसरा आपको क्या अधिकार है कि ये सब बातें तुरंत जानने का अधिकार है। वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा कल बताएंगे, परसों बताएंगे, ठीक है, तुरंत बताने का अधिकार है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। ये अधिकार वास्तव में संविधान में भी प्राप्त है। सीआरपीसी जो हमारी उसमें तो है ही, इससे ज्यादा बड़ा अधिकार संविधान का है। आर्टिकल 22 22 में क्लॉज 1 में ये अधिकार हमको ऑलरेडी 1-2 में हमें ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये इसमें एक और क्या बात है, एक और बात यह है कि अपराध जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेलेबल, एक को कहते हैं नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल अपराध का मतलब ऐसे अपराध, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलेगी, ये बहुत लोगों को भ्रम है कि नॉन बेलेबल तो बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल थोड़ा सीरियस टाइप के अपराध है, ठीक है, उसमें भी बेल मिलेगी, पर वो बेल केवल कोर्ट देगी। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें कि बेल आपको पुलिस थाने से ही मिलेगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डिफेमेशन का नाम सुना है आप सबने, मानहानि करना। आपने जो है मान लीजिए कि आपने गुस्से में आकर के अपने दोस्त, अपने टीचर, किसी के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के खिलाफ, किसी के खिलाफ आपने कुछ ट्विटर पे, कुछ फेसबुक पे कुछ ऐसी बात लिख दी जो मानहानिकारक है, गलत बात, तो अपराध आपके लिए सेक्शन 499 में उसके लिए कंप्लेंट केस दर्ज हो गई। कोर्ट ने उसमें आदेश दिया पुलिस को, भैया इसको जो है इसका आप आगे कार्रवाई करिए। पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट कर सकती है पुलिस, ठीक है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस ये नहीं कहेगी कि अब तुमको जेल के अंदर बंद करेंगे, क्यों? बेलेबल ऑफेंस में बेल पाना आपका क्या है? अधिकार है। अब देखिए, अगर आप ये जानते हो कि कौन कौन से बेलेबल ऑफेंस हैं, आपको पुलिस कभी अंदर नहीं रख सकती। पुलिस कई मामलों में आपको अंदर रखती है, और वकील साहब लोग भी उसमें कई बार भ्रम पैदा करते हैं कि अरे हम तुम्हारे बेल करा देंगे। बेल पाना तो अधिकार है आपका, ऑटोमेटिक बेल मिलनी चाहिए वहां से। तो ये जानकारी के लिए मैंने आपको केवल बताया है, इसको लेकर नई संहिता में कोई फर्क, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बेल का प्रोसीजर ये होता है कि अगर ये नॉन बेलेबल, अगर ये बेलेबल ऑफेंस है, और बेलेबल ऑफेंस की एक लिस्ट बनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। सीआरपीसी जब आप खोलेंगे या नई संहिता खोलेंगे, उसमें आखिरी में सारे ऑफेंस की लिस्ट बनी हुई है। ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। आपको पता करना है आपका पहला अधिकार क्या है, किस अपराध के लिए मेरे लिए एफआईआर दर्ज हुई बताओ, या एनसीआर दर्ज हुई बताओ, ठीक है। तो आप जो है उस अपराध के लिए आपने पता कर लिया, उस अपराध को आपने देखा कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अगर ये बेलेबल है तो पुलिस से ही आप तुरंत कहेंगे कि मुझे बेल दे दीजिए। उसका एक फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म में जो पुलिस ये कहेगी कि आप कुछ जो है बाहर से कुछ सिक्योरिटी, किसी गारंटी लीजिए। तो आप भाग जाएंगे तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा आपको? तो आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, हमारे सर हमारी गारंटी बन रहे हैं कि भाई हम करें, या 10,000 रुपए की आपकी गारंटी हम लेते हैं, तो कोई सामान का जो है आप उनको रसीद दे देंगे, या कोई फिक्स डिपॉजिट आप उनको दे देंगे। ये हो गया बेलेबल। नॉन बेलेबल में आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है बेल के लिए, वो वहां से बेल नहीं होगी। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं, आमतौर पर वकीलों के थ्रू अप्लाई किया जाता है। अगर सामान्य ऑफेंस है,
बहुत गंभीर ऑफेंस नहीं है, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा उसमें कोई चीजें नहीं मिली हैं, तो आपको बेल मिल जाएगी। अगर गंभीर ऑफेंस होगा तो तत्काल बेल नहीं मिलेगी। कई बार उसमें लंबा समय भी लगता है, कई बार उसमें महीने लग सकते हैं, कई बार 6 महीने लगते हैं, कई बार जो बहुत गंभीर अपराध है, आतंकवाद से के जो अपराध है, उसमें 4-4, 5-5 साल लग सकता है वहां। ठीक, तो मैं ये आ रहा था आपके पास अगला बताने के लिए, आखिरी जो बात बताना चाहता हूं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में है, वो ये कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कर दिया गया है कि कुछ अपराधों में, जिन अपराधों में सजा 7 साल से ज्यादा की है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट अनिवार्य रूप से जाएगा। अभी यह प्रावधान नहीं है, पुलिस अधिकारी जो है चाहे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएं, चाहे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं बुलाएं। नहीं बुलाने का के कारण क्या होता है, या लेट से बुलाने के कारण क्या होता है कि ब्लड सैंपल है वो करप्ट हो गया, फिंगरप्रिंट्स है वो खत्म हो गए, पुलिस अधिकारी पहले पहुंचा, उसके साथ 4-10 लोग और पहुंच गए। तो अब क्या है कि जैसे कोई मर्डर के ऑफेंस में जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट है या कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस है, ठीक है, और कोई ऑफेंसेस है उसमें जो है 10 साल की सजा है, लूट है या और अपराध, तो जैसे 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को तुरंत ही जाना होगा। तो एक इधर से पुलिस अधिकारी पहुंचेगा और उसके साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एविडेंस ज्यादा मिलेंगे, जो हमने एविडेंस एक्ट में अभी देखा, एविडेंस अच्छे मिलेंगे तो जो अपराधी है, सही में जो अपराधी है उसके खिलाफ आप ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट में जल्दी कार्रवाई होगी, उसका सजा होगी। अन्यथा हम लोग क्या देखते हैं, अरेस्ट तो बहुत सारा हुआ, प्रोसिक्यूशन भी हुआ, पर अल्टीमेटली क्या होता है, अपराधी बच निकलता है बहुत सारे मामलों में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है, वैज्ञानिक प्रावधान, विज्ञान का हम फायदा उठा रहे हैं। ये इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान है जिस पर कि मैं आपके बहुत देर तक बात कर सकता हूं, पर मैं आखिरी जो कानून है उसकी चर्चा में कर रहा हूं। आखिरी कानून जो बचा है हमारा वो है भारतीय न्याय संहिता। हाँ ठीक है, थैंक यू। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बताया गया है एक्चुअली अपराध के बारे में, कुछ एक्सप्लेनेशन भी है और डिफेंस भी है। डिफेंस भी है और डिफेंस सिंपल है, कोई काम अगर आपने जानबूझ के नहीं किया है तो वो डिफेंस है, बस इतना, यही सिद्धांत समझ लीजिए आप, नंबर 1। और नंबर 2 सिद्धांत यह है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आपको अधिकार है अपना बचाव करने का, और बचाव करने का अधिकार इस सीमा तक है कि अगर उसकी जान भी चली जाए, ले लें आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल इतना ही बचाना होगा कि अगर उसकी जान नहीं ली जाती तो हमारी जान चली जाती। पर अगर कोई व्यक्ति एक झापड़ मारा है उसको आप गोली नहीं मार सकते, ठीक है, और वो अगर चाकू लेकर अगर आपके आ रहा है, आपके पास झंडा है, चाकू है, पिस्टल है, तो आप उसको मार सकते हैं। ये आईपीसी में 2 सामान्य सिद्धांत हमको समझना है, अपराध भी है, ऑफेंस भी है, डिफेंस भी है, दोनों है, और उसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं, इसमें मान लीजिए कोई बंदा चाकू लेके आ रहा है जी, और हमने अपने बचाव में उसको डंडे से मारा, जी, फिर या चाकू से ही मार दिया, फिर बाद में हमको ये प्रूफ तो करना पड़ेगा कि वो मुझे चाकू से मारने ही आ रहा। यस, इसलिए तो कहा सबूत, पहला तो क्या कहा, साक्ष्य अधिनियम। ये बड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा टफ तो है, लेकिन क्या है, ये देखिए, ये टफ तो है, लेकिन ये पूरा अधिनियम ही इस पर है, और उसके लिए लॉ के 3 साल की या 5 साल की पढ़ाई होती है, वह इसी बात को जानने के लिए होती है। अगर आपने कोई ऐसी, मतलब आपने जानबूझकर कुछ छिपाने का प्रयास नहीं किया है, तो आपके लिए इस बात को साबित करना बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इस बात को साबित करना आपके लिए बिल्कुल ही कठिन नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति जो चाकू लेकर आ रहा है, उसकी चाकू में उसके फिंगरप्रिंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, चाकू, हाँ ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट होंगे। मान लीजिए जैसे पिस्टल ही लेके आ रहा है, जी जी, और उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर, ठीक है, वो अपने हाथ में लिया हुआ, मारने के इरादे से नहीं है, लेकिन हाथ में लिया है, तो मेरे मन में पहले से कुछ चला है और मैं उसे अपने रिवॉल्वर को शूट कर दूं, तो ऐसे में फिर कैसे साबित करेंगे कि वो मुझे मारना चाहता था कि नहीं चाहता था? हाँ, ये तो बात है, ये आपको वहां पर ये दिखाना होगा कि जो एप्रीहेंशन था मेरे डेथ का वो रीजनेबल था। मैं आपको एक छोटा दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल है, उसके हाथ में किसी ने बॉम्ब दे दिया, उसको ये नहीं पता कि क्या चीज है ये। आजकल के 6 साल के बच्चे को तो सब पता है, लेकिन उसको तो ये भी पता है कि इसकी क्या रेंज है। आजकल खेलते आप लोग के घर में भी होंगे, वो रेंज जानते हैं, उसके राइफल का नाम जानते हैं। हाँ, 6 साल का बच्चा है, बम लेके आ गया, उसको किसी ने बताया
कि बम जो है यहां फेंक देना। वो लेकर आया और वो फेंकने वाला है, आपको एप्रीहेंशन हो गया, आप उस छोटे बच्चे को भी मार सकते हैं। ठीक है, ये जरूर है कि हमको साबित करना होगा, साबित तो करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, जब जो है वहां जो सिचुएशन होती है, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये देखा जाएगा कि आप दोनों के बीच के रिश्ते कैसे थे, क्या पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी। ठीक है, ये देखा जाएगा क्या कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा है, आप जहां थे क्या कोई और एविडेंसेस है, घटना होने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। ये घटना घट गई, आदमी आया, आप तलवार लगा के चले गए, जाके आप आराम कर रहे हैं। 2 दिन बाद पुलिस आई, पुलिस पहला पूछेगी कि आपने पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया। अगर आपने तत्काल ही पुलिस को रिपोर्ट किया है तो पुलिस बोलेगी कि ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है जेन्युइन है, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कठिन है, इनोसेंट आदमी अगर है तो अमेरिका में तो वो इनोसेंट आदमी पकड़ा जा सकता है, इंडिया में इनोसेंट आदमी का कन्विक्शन बहुत कठिन काम है। आपको बताएं, अपराधी भी छूट जाएंगे, इनोसेंट का कन्विक्शन बहुत कम होता है। हाँ, इनोसेंट लोग जेल में रहते हैं क्योंकि बेल नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन कन्विक्शन फाइनली नहीं होता। हम आते हैं वापस, जो चैप्टर हैं आईपीसी में 23 चैप्टर है, अभी आईपीसी हमारे पास है इंडियन पेनल कोड, उसमें 23 चैप्टर हैं और 1 से लेकर 511 तक धाराएं हैं। नई जो भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें 19 चैप्टर है और उसमें 1 से लेकर 358 तक धाराएं, 358 है। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग से पहले निकल गई, ये कानून अब लागू कब से हो रहा है? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो जो कानून, जो अभी मर्डर केस अभी चल रहे हैं, जो थेफ्ट के केस चल रहे हैं, जो लूट के केस चल रहे हैं, उनका 1 जुलाई के बाद क्या होगा बताओ, सोच के बताना। एक और लोग, हम पहले कहेंगे कि जो गर्ल्स यहां हैं वो उनमें से जवाब दे मुझे। मैं देख रहा हूं गर्ल्स बिल्कुल शांति से बैठी हैं। हाँ, गलत सही नहीं सोचना है, सही सवाल सही कि गलत है छोड़ दीजिए, हर जवाब सही है। ठीक है, उनका क्या होगा? जो पूरा, अच्छा ठीक है, और कोई जवाब दे? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, तब वहाँ उन लोगों को फिर फांसी दी जाती। नहीं, वो तो हम आप दूसरी चले आए। मेरा सवाल सिंपल है कि कोई केस चल रहा है, ठीक है, चोरी का चल रहा है, लूट का चल रहा है, डकैती का चल रहा है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, लॉ इज कॉमन सेंस, ठीक है ना, थोड़ा सा। हाँ, और कोई बताए? तो जो भी केस 1 जुलाई के पहले के हैं वो पुराने नियम से चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 जुलाई के बाद से जब चूंकि लागू हो रहा है, तो अब जो नए कानून बने हैं उसमें नए सेक्शंस लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आज से 15 साल बाद भी आप सुने कि धारा 302 में किसी को फांसी की सजा हो गई, जबकि धारा 302 में, अब वो 302 में क्या है? मर्डर का अपराध, मर्डर का दंड है। ठीक है, अब 302 तो आ गया है 99। 302 क्यों सुनेंगे आप? क्योंकि जो घटना पहले घट गई है उसमें मामला चलता है। ठीक है, तो पुराने कानून में ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुराने कानून जो है वो चलते रहेंगे और धीरे धीरे करके 20-25 साल बाद, 30 साल बाद वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे, नए कानून से चल रहे। अब हम आते, वो एविडेंस एक्ट भी जुलाई के जो पहले वाले हैं वही चलते रहेंगे। जुलाई के पहले वाले ही एविडेंस एक्ट चलते रहेंगे, जुलाई के बाद वाले नहीं चलेंगे। कोई अगर नया आ गया है तो चूंकि उसमें नए कंफ्यूजन होंगे, इसलिए सरकार ये नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन इस तरह का हो। ठीक है, हाँ, 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 गठबंधन जीत जाता है। हाँ, 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 संसद ने पास किया है ना। ये अभी जो चुनाव हम कर रहे हैं, ये चुनाव जो कर रहे हैं, इससे सरकार बनेगी, संसद ने पास किया है। नई संसद जो आएगी वो चाहे तो इस कानून को रोक सकती है, वो चाहे, नई संसद जो आएगी
वो सरकार अगर संसद को लगेगा, सरकार को लगेगा कि नहीं कानून को नहीं लागू करना है, तो संसद में विधेयक ला करके तीनों कानून को वापस कर देती है। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, एक एक कंफ्यूजन जो भी है यहां से जब बाहर निकलना है तो बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री होकर निकलना है, पुराने कंफ्यूजन को फ्री करना है और नए कंफ्यूजन लेके जाना है। ठीक है, इसमें 22 धाराएं, भारतीय न्याय संहिता में 22 धाराएं रिपील कर दी गई, हटा दी गई हैं। 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, 175 सेक्शंस में संशोधन किया गया है। ठीक है, पहले जो अभी हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी में महिलाओं के बारे में जो अपराध हैं, महिलाओं के बारे में जो अपराध हैं, जैसे रेप का अपराध हो गया, जैसे जो है किसी के जो है मान लीजिए कि किसी के साथ बदतमीजी कर दी, किसी की जो है चुनरी खींच ली, किसी को अपशब्द कह दिया, महिलाओं के बारे में जो अपराध है, विरुद्ध अपराध है, ये अपराध भिन्न भिन्न जगहों पर है, अलग अलग चैप्टर्स में है। ठीक है, दहेज के जो अपराध है, दहेज के कारण किसी को मार डाला, ये अपराध अलग अलग जगहों पर है, अभी है अपराध। वो नए वाले में एक चैप्टर अलग से बना दिया गया है और इधर उधर से जो अपराध पड़े हुए थे सबको एक ही जगह डाल दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, चैप्टर 5। बच्चों से जुड़े अपराध, बच्चों के बारे में जो अपराध है, वो अपराध भी हैं, अभी भी है आईपीसी में, लेकिन वो कई कई चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में है। उन सबों को एक जगह डाल दिया गया। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए 4-5 बैग हैं हमारे पास, ये 4-5 बैग में महिलाओं के, बच्चों के अपराध अलग अलग थे, उनको निकाल करके एक बैग में डाल दिया गया है। इससे क्या हुआ है, आसान हो गया है, एक आम आदमी के लिए आसान हो गया है जानना कि अच्छा यहां पर सारे अपराध होते हैं। कुछ नए ऑफेंसेस भी आ गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, धारा 109 नए वाले में 109 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नया ऑफेंस डाल दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑलरेडी ऑफेंस है, जो मकोका है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 का है तो महाराष्ट्र का, पर महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी लागू है। वो गुज कोका है, गुजरात में लागू है, यूपी कोका है, यूपी में लागू है, सब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक अपराध बताया गया है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी एक भारतीय न्याय संहिता में अलग से अपराध बताया गया है। टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 111 में टेररिस्ट एक्ट को भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से अपराध बना दिया गया है। टेररिस्ट एक्ट ऑलरेडी यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो 2004, 8, 12 और 19 में संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत टेररिस्ट एक्ट ऑलरेडी एक अपराध है। पर आईपीसी, नई जो आईपीसी आ रही है, नई जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है, उसमें इसको एक अपराध बना दिया गया है। यहीं पर यह एड्रेस करना जरूरी है कि जब ऑलरेडी ये ऑफेंसेस हैं, तो आपके मन में बात आ रही होगी कि यहां इनको क्यों ऑफेंस बनाया गया, ऑलरेडी ऑफेंसेस हैं। इसको जो है अगर सोशियोलॉजी की दृष्टि से देखें, इसको हम ओवर क्रिमिनलाइजेशन भी कहते हैं, जरूरत से ज्यादा आप क्राइम का निर्माण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इसके दो फायदे हैं। ठीक है, एक फायदा यह है कि टेररिस्ट एक्ट में जो यूएपीए है, यूएपीए में जब मामला दर्ज होता है तो इतना सख्त होता है प्रावधान उसका कि उसमें बेल मिलने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में 2-2, 4-4, 5-5 साल तक बेल नहीं मिली, 8-8 साल, 9-9 साल बाद बेल मिली है। कई मामलों में बेल 8-8, 9-9 साल बाद तक मिली है। आईपीसी में जब ऑफेंस होंगे तो उसमें बेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मर्डर का भी ऑफेंस है तो 1 साल, 7 महीने, 8 महीने, साल भर बाद उसमें बेल मिल जाती है। तो एक तो ये फायदा है कि अगर पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है जो इसमें दर्ज किया है, तो उसमें बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑलरेडी अपराध तो है, कुछ स्टेट्स ने लॉ बनाया है पर बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ नहीं बनाया है। यहां बनाने का एक फायदा यह हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। 2 लोग, 4 लोग मिल करके, अब तो एक आदमी कानपुर में बैठा है, दूसरा जो है गुवाहाटी में बैठा है, तीसरा आदमी झारखंड में बैठा है, चौथा, ये चारों मिलकर कुछ क्राइम आपस में कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में ये पॉसिबिलिटी। तो अब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसको चेक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक लॉ बना दिया जाए। ये लॉ रहेगा तो जिन लोगों ने स्पेशल लॉ नहीं बनाया है, जैसे महाराष्ट्र ने स्पेशल लॉ बना लिया, दिल्ली ने लागू कर दिया, कर्नाटक ने अपना बना लिया, गुजरात ने बना लिया, यूपी ने बना लिया, और झारखंड ने नहीं बनाया है, असम ने नहीं बनाया है, केरला ने नहीं बनाया है, अब वो लोग इस लॉ का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैच करने का ये तरीका है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन चूंकि आप क्रिटिकल स्टडी करते हैं, तो आप क्रिटिकल स्टडी में ये आप कह सकते हैं कि ये ओवर क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि एक साथ दो जगह अपराध बन रहे हैं। एक पॉइंट इसमें और है, वो ये है कि स्नैचिंग, थेफ्ट जो है, चोरी, ये ऑलरेडी अभी अपराध है, ऑलरेडी अपराध है, ये थेफ्ट अपराध है, पर स्नैचिंग करके एक स्पेशल अपराध बना दिया गया है नई संहिता में, क्योंकि स्नैचिंग के अपराधों की जो है भरमार हो गई है। ठीक है, आपका मोबाइल छीन लिया गया, आपका चेन छीन लिया गया, आपका बैग छीन लिया गया, ये आम अपराध हो गए हैं। और पुलिस के पास जाने के बाद जो है, पुलिस जो है कभी इधर दर्ज करती थी, कभी इधर दर्ज करती थी। अब स्नैचिंग का अपराध 302 में आ गया है, नए वाले 302 में। ठीक है, वो नए 302 में अब ये सीधे ये अपराध हो गया है, तो पुलिस को कहा सकता है कि 302 में आप दर्ज करिए, क्योंकि स्नैचिंग का अपराध एक एक्सप्रेस अपराध हो गया है। एक और है जो नया अपराध सृजन किया गया है, उस अपराध को हम कहते हैं प्रॉमिस टू मैरी। प्रॉमिस टू मैरी का मतलब यह है कि जो लोग, आपको पता है कि जो है, अगर 18 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, ये लोग अगर साथ रह रहे हैं, ये इलीगल है कि नहीं है? हाँ? 18 साल का लड़का और 18 साल का लड़का और 18 साल की लड़की शादी कर ले, ये इलीगल है कि नहीं है? ये शादी कर ले तो इलीगल नहीं है, ये इलीगल है ना। 21 साल लड़के की उम्र तो 21 साल होनी चाहिए ना, लड़की की उम्र 18 साल है। कानून शायद समझती है कि लड़के को बुद्धि 21 साल में आती है, लड़की को 18 में आ जाती है बुद्धि। ठीक है, तो लड़कियां ज्यादा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर 18 साल की लड़की और 18 साल का लड़का साथ में रहते हैं, तो ये इलीगल नहीं है, ये इमोरल हो सकता है, इसको हम एंटी सोशल कह सकते हैं, इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, पर ये इलीगल नहीं है। अब मान लीजिए, अब हो क्या रहा है कि 21 साल की लड़की है, 24 साल के लड़के हैं, दोनों जो है साथ में काम करते हैं, कहीं साथ में रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं। उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा आपस में अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। ठीक है, और साथ में रहना शुरू कर देते हैं बिना विवाह किए। इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग इन रिलेशनशिप। ठीक है, 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने उनमें ब्रेकअप हो जाता है, खटपट हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है उनमें। और ब्रेकअप होने के बाद जो है, कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था, अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा, और चूंकि मुझसे शादी नहीं कर रहा, तो इस मामले में आप एक अपराध हो रहा है। उसका यह कहना है कि इसने चूंकि मुझे शादी का वादा किया था, इसीलिए मैं इसके साथ रहने को तैयार हुई। अगर इसने मुझे पहले बता दिया होता कि नहीं, इसका आशय शादी करने का नहीं है, तो मैं कभी इसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए मेरी जो कंसेंट है वो धोखे से ली गई है, और इसलिए रेप का अपराध हो रहा है। और कई मामलों में देश में जो है इस तरह के मामले दर्ज किए गए। हाँ, नहीं, वो तो मामले में फिर रेप का अपराध नहीं होगा, चीटिंग का अपराध माना जाएगा। ठीक है, वहां अगर लड़की ने प्रॉमिस किया है लड़के को, तो चूंकि क्या है कि अभी जो हमारा लॉ है, रेप का लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है अमेरिका और दूसरे कंट्री की तरह। रेप का अपराध केवल जो है मेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे मामले में फीमेल अगर करती है तो चीटिंग का अपराध हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? हाँ, वो रेप में नहीं आएगा, प्रॉमिस टू मैरी में वो नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉमिस टू मैरी केवल विमेन को प्रोटेक्ट करता है, केवल विमेन को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रॉमिस टू मैरी को अलग से अपराध बना दिया गया है। तो अब क्या है कि पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस भी कहती थी, क्योंकि पुलिस जानती है कि दोनों लड़के साथ रह रहे थे, दोनों लोग साथ रह रहे हैं, इनमें क्या बात हुई नहीं हुई, तो वो भी दर्ज नहीं करती थी, गुड फेथ में नहीं दर्ज करती थी, और या किसी और कारण से नहीं दर्ज करती थी। कोर्ट में जाने के बाद भी कंफ्यूजन होता था। अब ये सारे कंफ्यूजन की गुंजाइश को विराम लगा दिया गया है। सेक्शन एविडेंस जो है लड़की को देना पड़ेगा। जो व्यक्ति कहेगा कि मुझसे प्रॉमिस किए है, ये उसी को एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस का रूल यही है। अब वो कैसे देगी, ये उसको सोचना है। ठीक है, हाँ, वो पर आजकल व्हाट्सएप के जमाने में व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये वो उसके लिए मिल जाते हैं, वो एविडेंस मिल जाएंगे। अब जो है सेक्शन 69 में ये कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है।
सेक्शन 69 में ऐसे मामले 69 में दर्ज होंगे। हाँ, और इसलिए अब उसमें क्या होता है, जब आप रेप में मामला दर्ज करते हैं तो सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज जाता है जैसे इस लड़के ने कोई फोर्सफुल काम किया है। ठीक है, एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, हो सकता है लड़के ने धोखा दिया हो, यह भी हो सकता है, पर रिलेशनशिप तो कंसेंसुअल था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप में से कोई यहां रह रहा था और कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी और किसी कारण से वो आगे नहीं चल सकी, तो आपके गांव के पास जो रिपोर्टिंग होगी उसमें लिखा जाएगा रेप में मिस्टर ए को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ये एक जो था, एक स्टिग्मेटाइजेशन भी था, स्टिग्मा भी था, तो अब वो बात नहीं रही, 69 में डाल दिया गया। ये भी टाइप ऑफ रिफॉर्म शो कर रहा है। कैसा रिफॉर्म है 69? तो हमें देख रहे हैं कि अब ये देखने की जो चीज थी वो तो आ नहीं रही है, तो मैं दिखाता आपको, रीनंबरिंग की गई है। रीनंबरिंग में आपके सामने पढ़ रहा हूं, रेप के ऑफेंस है 375, 376, 376 ए एक ऑफेंस है, 376 ए और बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, ये ऑफेंस है। इस ऑफेंस को एज इट इज क्या कर दिया गया है अब नए वाले में, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। कौन सा आपको सुनने में आसान लग रहा है? ये सरल हो गया, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने कई जगह कहा है कि 376 ए बी, इसमें से अगर किसी एक में से एक ए या बी आप हटा दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। जहां आपको 10 साल की सजा है वहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब ये थोड़ा सरल हो गया है, आम आदमी के लिए भी, विक्टिम के लिए भी, एक्यूज्ड के लिए भी, सब भी सरल हो गया है। और इसी तरह के जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मैंने बताया था सेक्शन में जो जेंडर वर्ड कर दिया गया है, सेक्शन 27 में भी वाइफ वर्ड यूज किया था, तो वहां भी जेंडर, वहां भी उसको पर्सन कर दिया गया है। तो ये सब बातें थी। एक जो सेक्शन है जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं वो इसलिए कि हम लोग सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम में से जितने लोग हैं सारे लोग कोई ना कोई गाड़ी ड्राइव जरूर करते होंगे या गाड़ी ड्राइव करना जानते होंगे। कोई है आप में से जो कोई 2 व्हीलर ड्राइव करना नहीं जानता हो, स्कूटी नहीं चलाना जानता हो? अभी आप नहीं जानते स्कूटी, आप भी स्कूटी नहीं जानते, बाकी लोग जानते हैं? आप भी स्कूटी नहीं जानती है, ठीक है। तो बाकी जो लोग जानते हैं वो इनको स्कूटी चलाना सिखा दे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अब जो है आप स्कूटी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप थोड़ा सा स्पीड आपने बढ़ा दिया क्योंकि आपको लगा कि सड़क जो है वो साफ है। हाँ? आपकी स्पीड आ गई, वहां लिखा हुआ है कि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर, आपने 60 कर दिया, ठीक है। और उधर से कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई व्यक्ति तेजी से सड़क पार करने लगा, आपने उसको बचाने का प्रयास किया। 4 व्हीलर थी आपके पास, 2 व्हीलर थी, कुछ भी था, धक्का लग गया और धक्का लगने के बाद उसकी डेथ हो गई। आपको उस बच्चे को मारने का कोई आशय नहीं था। एक्सीडेंट करने वालों में बहुत कम ही होता है जो एक्सीडेंट का आशय होता है, ठीक है। इन सारे मामलों को नेग्लिजेंस कहा जाता है, ठीक है। जब आपके पास कोई आशय ना हो लेकिन आपकी ड्यूटी हो, क्योंकि आपको 40 की स्पीड चलानी थी, आपने 60 की स्पीड चला दी, आप तो लॉ का वायलेशन कर दिया। अब एक बच्चे की डेथ हो गई, तो ये मर्डर का ऑफेंस नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना है। अगर आप नहीं जानते ये मर्डर का ऑफेंस नहीं है, ये डेथ बाय नेग्लिजेंस का ऑफेंस है जो 304 कैपिटल ए में आता है और उसके लिए मैक्सिमम सजा अभी 2 साल की है। ये सजा बढ़ा करके अब 5 साल कर दी गई है। तो अब आपको सजा इसमें जो है अधिकतम सजा जो मिलेगी 5 साल मिलेगी, कम भी मिल सकती है, 2 महीने मिल सकती है, 3 महीने मिल सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका कंडक्ट क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद आपका व्यवहार कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अब क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति गिरा हुआ है, लड़का है, लड़की है, बड़ा आदमी है, कोई भी है, वो गिरा हुआ है और चोट लग गई। अब आप वहां क्या करेंगे बताइए? आप में से कोई है जो वहां रुकेगा? रुकेंगे आप? बहुत साहसी हैं आप, इसका मतलब, क्योंकि अधिकांश मामलों में लोग वहां रुकते नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, गार्जियन उसके हैं, उसके साथ के लोग हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, पूछ देते हैं, लोगों को मार डालते हैं, इसलिए कई बार लोग रुकते नहीं है। घबराहट भी हो जाती है, कई चीजें हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो व्यक्ति गिर गया है उसका खून लगातार बह रहा है, और खून बहता है तो
जो फर्स्ट आवर्स में जो खून बह जाता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में डेथ हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि 2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, अगर उनको टाइमली मेडिकल असिस्टेंस मिल जाए तो वो संख्या हम घटा करके 1 लाख कर सकते हैं, या 50,000 हम लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गए तो खून बह रहा है, तो 7 लाख लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ टर्निंग इंजरीज होती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंख फूट गया, डेथ नहीं हुई। अगर टाइमली हम पहुंचाते तो शायद आंख बच जाती, शायद हाथ बच जाता। तो ये इसलिए प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि आपसे एक्सीडेंट हो गया है, यू शुड रिपोर्ट टू द पुलिस। अगर आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है तब तो आप 5 साल वाले ऑफेंस में आएंगे, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आपको सजा बढ़कर के 10 साल हो सकती है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखने की बात है। अब कभी कभी ये बात आती है, कई जगह बात आती है कि भाई हम वहां पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, तो हम क्या पुलिस को रिपोर्ट करने को कहा है, पुलिस के पास जाने को नहीं कहा है। आप फोन से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस आके बाद में आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, अलग बात है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, अगर आप थाने में आ गए तो और अच्छी बात है, आपके जो कंडक्ट है उसके अनुसार आपका पनिशमेंट बाद में तय होगा। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम आप पुलिस को रिपोर्ट कर दीजिए कि वहां एक्सीडेंट हो गया है। हो सकता है आप ये भी ना बताएं कि आपसे एक्सीडेंट हो गया है, पर आप ये जरूर बता दीजिए कि यहां एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो कम से कम उसकी जान जो है, जो बड़ी संख्या में हम 1 लाख लोगों की जान हम बचा सकते हैं, लगभग 3.5 लाख लोगों के जो लाइफ चेंजिंग इंजरीज है उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें कह सकता हूं मैं, लेकिन आखिरी बात मैं कह रहा हूं वो है पनिशमेंट को लेकर। पनिशमेंट को लेकर एक बदलाव किया गया है। अभी जो पनिशमेंट है हमारे पास, जो आईपीसी में जो पनिशमेंट दिया जाता है वो है, एक तो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा होती है। दूसरा लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, मतलब जिंदगी भर के लिए जेल में रहना। ये जिंदगी भर के लिए जेल में रहना मतलब कि आपको जिंदगी वहीं बितानी है। ये नहीं है, कई लोगों का भ्रम है कि सुबह शाम दोनों गिना जाता है, कोई सुबह शाम नहीं गिना जाता है। ठीक है, और ना ही 14 साल के बाद आपको बाहर निकलने का राइट होता है, ये भी ध्यान रखिए। 20-20, 25-25, 30 साल से लोग जेल में बंद है। ठीक है, 14 साल के बाद आपका कंडक्ट देखकर अधिकारी चाहे तो आपको बाहर कर सकते हैं, कम से कम 14 साल। तीसरा जो अपराध है वो रिगरस इंप्रिजनमेंट। आपको जो है चक्की पिसिंग एंड पिसिंग जो है आपने सुना होगा किसी मूवी, तो कठोर सजा होती है। चौथी होती है सामान्य सजा होती है। अगली सजा होती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, वो भी एक सजा होती है। फाइन होता है, आपको इतने रुपए का दंड लगाया, 10,000, 15,000 ऐसा दंड। एक नई सजा को उसमें इनकॉर्पोरेट किया, उसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस अभी 6 अपराधों में केवल दिया जा रहा है आईपीसी में। और कम्युनिटी सर्विस का मुख्य पर्पस यह है कि ऐसे अपराध जो बहुत सीरियस अपराध नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी थी और वो एक जो है ब्रेड चुरा लिया, चोरी हुई कि नहीं हुई? लॉ में चोरी हुई। हम और आप सोच सकते हैं कि उसने चोरी नहीं की, मजबूरी में की, लॉ ये नहीं सोचता। ठीक है, चोरी हुई तो उसको क्या करेंगे? क्या उसको जेल भेजेंगे? उसको क्या सुधार करना है बताओ? जेल हम किसने भेजते हैं कि वो सुधार, वो तो भूख के कारण किया, तो उसको आप एक कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं कि जाओ फला होटल में जाके 1 महीने तक काम करो, फला जो है मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे की जाके जो है सफाई करो। ठीक है, तो ये कम्युनिटी सर्विस जो है एज ए पनिशमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इसको और भी मामलों में बढ़ाना चाहिए। 6 ऑफेंस तक रखा गया है, इसको बढ़ा के 60 ऑफेंस में करना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस को एक जो है हमें एक नॉर्म बना देना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस नॉर्म है, पहले भी प्रावधान थे पर लॉ में नहीं थे, वो जजमेंट के थ्रू आया करते थे। और अगर आप ध्यान करेंगे BMW हिट एंड रन केस में कम्युनिटी सर्विस ही अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कि 6 लोगों को उसने मार दिया था। उसमें मुकदमा 302 का चला, फिर 304 का चला और उसको दंड दिया गया। तो ये इतना मैं कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जो परिवर्तन हुए हैं सभी लॉज में, एक तो है परिवर्तन की आवश्यकता थी, परिवर्तन जरूरी थे क्योंकि लंबा समय बीत रहा था और परिवर्तन पहले ही होने चाहिए थे। डीकोलोनाइजेशन भी हुआ है, नाम भी बदला है ताकि जो लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो समझ जाएं कि हमारा काम जो है दंड देना नहीं है, ये जो लोग मेरे सामने आए हैं क्रिमिनल नहीं है, हमको ये भी सामान्य मानव है, इनकी अपनी सजा मिलेगी, लेकिन हमारा अप्रोच बदलना चाहिए। ठीक है, जो कठिन लॉ थे उनको आसान बनाया गया है, भाषा को आसान बनाया गया है, कई जो इररिलेवेंट चीजें थी
उनको बदला गया है और रिफॉर्म्स किए गए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, कोई इस भ्रम में ना रहे कि इसके कारण कोई चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि कानून में जो बदलाव किया गया है, बहुत सारे बदलाव की जरूरत है अभी जो नहीं किए गए हैं। शायद सरकार सोच रही है कि ये बदलाव कर रहे हैं, आगे हम ये बदलाव और करेंगे। अगर बदलाव करना है तो और भी संसद को संशोधन करने ही पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि देश 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आए। तो इन बदलावों से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है, पर बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो बड़े परिवर्तन के लिए बड़ा जो है तैयारी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को करनी होगी, और बिना बड़े बदलाव के सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट स्पेशली और आईपीसी में जब तक कि नए चेंजेस और नहीं किए जाएंगे, कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इसमें नहीं आने वाला है। लेकिन जो बदलाव है वो आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है, इस गाड़ी को गति देने की आवश्यकता है। आप सब लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। मैं देख रहा हूं कि एग्जाम के बाद भी आप 6:35 तक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपका विशेष रूप से मैडम का, सर का, आपका और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जेएनयू का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप ध्यान सुना। यदि आप ऐसे लेक्चर्स में से कुछ और लेक्चर सुनना चाहते हो तो अपने कुछ लेक्चर मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर डालता हूं, उसका नाम है अनुराग दीप ILI, अनुराग दीप ILI। अगर आप इस लेक्चर को और डीप में जाकर सुनना चाहते हो तो 1.5 घंटे की 2 लेक्चर, एक जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में दिया और एक जो रांची यूनिवर्सिटी में दिया, ये दोनों लेक्चर वहां अवेलेबल है। उसके अलावा अन्य विषयों पर, करप्शन पर लेक्चर हैं और ADR पे लेक्चर हैं और जेंडर जस्टिस पे लेक्चर हैं, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पे लेक्चर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे रूल ऑफ लॉ पे लेक्चर्स हैं, लॉ एंड टेक्नोलॉजी पे लेक्चर्स हैं, लीगल एड पे लेक्चर्स हैं, अराउंड 50-52 लेक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर्स जो है सीरियस लेक्चर्स हैं, क्विक लेक्चर्स नहीं है 10 मिनट वाले, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो आपका सबका स्वागत है, आप उस यूट्यूब चैनल में आए और आकर के बताएं कि आपको किस तरह की चीजें चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का स्वागत है। थैंक यू अगेन। अभी जो आपने बताया हम नया कानून पारित करने जा रहे हैं या काफी सारी चीजें अपने लॉ में चेंज करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में आती हैं, काफी सारे